नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। आपने एक कहावत सुनी होगी, बंदर के हाथ में उस्तूरा। यानी किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में कोई ऐसा हथियार दे दिया जाए जिसका वो सही प्रयोग करना नहीं जानता, तो इससे हालात कितने अप्रिय होंगे इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इसलिए आम जनता की कोशिश होनी चाहिए, सत्ता जिन्हें सौंपे वो योग्य विचारधारा हो, योग्य व्यक्ति हो, सही व्यक्ति का चयन होना चाहिए। ये बातें आज मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे विश्लेषण में आपको स्पष्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सीबीआई काफी एक्टिव है। छत्तीसगढ़ में 2021 की जो सीजीपीएससी की प्री और मेंस की परीक्षा हुई थी, इन दोनों ही परीक्षाओं के पेपर को लीक करवा दिया गया था, जिससे किसी सुअर बेचने वाले को रातों रात डीएसपी बना दिया गया था। बड़े बड़े अधिकारी, नेता और रसूखदारों के बेटा बेटी और तमाम रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, आबकारी अधिकारी जैसे तमाम ओहदेदार पोस्ट दिलवा दी गई थी। यहाँ तक मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल की बेटी दीप्ति बघेल भी अचानक सीजीपीएससी में सेलेक्ट हो जाती हैं और घर के सामने के ही एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में नियुक्त हो जाती हैं। वैसे तब तो इतना हो हल्ला नहीं हुआ, कोरोना संक्रमण काल का दौर था और छत्तीसगढ़ में राजनीति भी कोई स्वस्थ नहीं हो रही थी। तब भी वो संक्रमण जैसा ही दौर था। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी भी काफी मायूस थी, लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था कि सरकार बनने के बाद सीजीपीएससी में जो धांधली हुई है उसकी जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। सरकार बनते इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को दे भी दिया गया, लेकिन 5-6 महीने तक ये लग ही नहीं रहा था कि सीबीआई कोई जांच भी कर रही है। सोशल मीडिया में लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे थे, लेकिन आज की तारीख में सीबीआई ने जिस तरह से एक एक कर 12 रसूखदारों की गिरफ्तारी की है और कल ही जिस तरह से 5 बड़े तुर्रम खानों की गिरफ्तारी की है, इससे अब यकीन मानकर चलिए ये गिरफ्तारी सिर्फ 12 नहीं बल्कि इससे भी कहीं और आगे बड़े बड़े सफेद पोश लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है। देश में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी प्रदेश के पीएससी के चेयरमैन रहे व्यक्ति की गिरफ्तारी हो, लेकिन सीबीआई ने ऐसा किया। रिटायर्ड आईएएस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 1 साल तक सचिव रहे टामन सिंह सोनवानी की गिरफ्तारी की। उनके सुअर बेचने वाले भतीजे साहिल की गिरफ्तारी की, जिसे रातों रात सीएसपी बना दिया गया। इसी तरह टामन सिंह सोनवानी के बेटे, जिसे कई बार भतीजा बताया गया, नितेश की भी गिरफ्तारी हुई। उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर की गिरफ्तारी हुई और छत्तीसगढ़ के जाने माने कारोबारी श्रवण कुमार गोयल और डिप्टी कलेक्टर बन चुके उनके बेटे शशांक और बहू भूमिका कटियार की भी गिरफ्तारी हो चुकी थी। ये सभी लंबे समय से जेल में बंद हैं। इनके अलावा जिन 5 लोगों की कल ही गिरफ्तारी की है, उनमें सीजीपीएससी के सचिव रहे रिटायर्ड आईएएस जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक रही आरती वासनिक, टामन सिंह सोनवानी की बहू दीपा आडिल, इसके अलावा नीता कोसले और जीवन किशोर ध्रुव के बेटे सुमित ध्रुव को गिरफ्तार किया गया। इन सभी आरोपियों को सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया, जहां आने वाली 22 सितंबर तक सीबीआई के लिए रिमांड की मंजूरी मिल गई। बीते साल 18 नवंबर को टामन सिंह सोनवानी और कारोबारी श्रवण कुमार गोयल की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद 10 जनवरी को 5 गिरफ्तारियां हुई थी और अभी जो 5 गिरफ्तारियां हुई है, इसे मिलाकर गिरफ्तारियों की संख्या हो गई 12। आज इस मामले में भारत की जनता, खासकर छत्तीसगढ़ के युवाओं को ये समझना होगा कि ये पूरी धांधली किस तरह से हुई थी। इस पूरी धांधली से जुड़ी अंदर खाने की बात को समझने के लिए पहले यह समझना होगा, जिस वक्त भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उनकी बेटी दीप्ति बघेल जो लंबे समय तक पढ़ाई लिखाई से दूर थी, उसके लिए किस तरह नियम को शिथिल करते हुए 2022 में महाविद्यालय का सहायक प्रोफेसर बनाने के लिए आसान रास्ता उपलब्ध करवाया गया। अब सोचिए, किसी भी राज्य के पीएससी के सिलेक्शन के लिए जब युवा दिन रात मेहनत करता है, तपस्या करता है, वहां 70 शीर्ष में बैठे हुए कुछ लोग अपने लोगों के लिए उनकी अयोग्यता के बावजूद जब शॉर्टकट में उनका सिलेक्शन करवा लेते हैं, तो ऐसे में उन प्रतिभाओं का क्या होगा जिन्होंने मेहनत की, ईमानदारी दिखाई। ऐसी ईमानदारी को किनारे रखते हुए छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी के 2021 के प्री और मेंस के एग्जाम के लिए उस समय की परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक ने चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर और सचिव जीवन किशोर ध्रुव के साथ मिलकर सीजीपीएससी का पर्चा छापने का ठेका कोलकाता के अरुण द्विवेदी की प्रिंटिंग प्रेस एकेडी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिलवा दिया। ऐसा जानबूझकर किया गया
ताकि आसानी से धांधली की जा सके। इस कंपनी ने प्रीलिम्स के 2 पर्चे तैयार किए थे। इसमें जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ से संबंधित 100 प्रश्नों का समावेश था। इसी तरह सामान्य अभिरुचि यानी सी सेट के 100 प्रश्नों का दूसरा प्रश्न पत्र भी शामिल था। इस प्रिंटिंग कंपनी ने प्रश्न पत्र तैयार कर लिया। जैसे इस कंपनी ने प्रश्न पत्र तैयार किया और प्रिंट करने की तैयारी की थी, इसी बीच परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक ने अचानक प्रिंटिंग प्रेस कंपनी के मालिक अरुण द्विवेदी को फोन कर अपने पास बुलाकर कहा कि उन्हें परीक्षा के प्रश्न पत्र का रिव्यू करना है, इसलिए वो छापे गए प्रश्न पत्र का एक सेट लेकर के आए। 2021 में कंपनी के स्टाफ महेश दास प्रश्न पत्रों के 7 सेट लेकर रायपुर पहुंच गए। परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक उन 7 सेट के बंडल को लेकर अपने घर चले गई और सीजीपीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर और सीजीपीएससी के उस समय के सचिव जीवन किशोर ध्रुव के साथ मिलकर सील पैक लिफाफे को खोल लिया, उसमें से प्रश्न पत्र निकाला और उसकी फोटो या कॉपी लेने के बाद वापस उसे पैकेट में रखकर सील कर दिया। इस पूरी साजिश में सीजीपीएससी के उस समय के सचिव जीवन किशोर ध्रुव की भूमिका जिस तरह से सामने आई है, उसका नतीजा ये रहा कि उनका बेटा सुमित ध्रुव डिप्टी कलेक्टर चयनित हो गया, जबकि टामन सिंह सोनवानी ने भी ऐसे ही पर्चे अपने घर ले जाकर अपने सुअर बेचने वाले भतीजे साहिल के अलावा नितेश और नितेश की पत्नी नीता कोसले और दीपा आदिल को भी दे दिया। उनका भी सिलेक्शन हो गया। दीपा आदिल आबकारी अधिकारी नियुक्त हो गई, जबकि निशा कोसले डिप्टी कलेक्टर बन गई। और साहिल के बारे में जैसे कि मैंने पहले बताया, उसने बेंगलोर से बीसीए किया था, सुअर पालने खरीदने बेचने का काम करता था, वो भी डीएसपी बन गया। और नितेश सोनवानी के बारे में तो जग जाहिर है वो किस तरह से डिप्टी कलेक्टर बना। इसी तरह जब पर्चा ललित गणवीर के हाथ में लगा तो उसने भी इसका सौदा कर लिया। बजरंग पावर एंड इस्पात कंपनी के डायरेक्टर श्रवण गोयल के साथ सेटिंग कर ली। उनके बेटे शशांक और बहू भूमिका को यह पर्चा थमा दिया। इस तरह से वो दोनों भी डिप्टी कलेक्टर बन गए। इस तरह से टॉप 18 की नियुक्तियों सहित बाकी नियुक्तियों का भी भांडा फूट गया। दरअसल ये भांडा फूटा मई 2023 में, जिस साल विधानसभा के चुनाव थे। टामन सिंह सोनवानी यदि थोड़ा लालच नहीं करते, धीरे धीरे जैसे पहले नियुक्ति करा रहे थे वैसे कराते तो कोई बात नहीं थी। जब ढेर सारी नियुक्तियां विधानसभा चुनाव के पहले करवा दी, उसमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम नितेश का आया। नितेश जिसे कभी टामन सिंह सोनवानी का बेटा तो कभी भतीजा बताया गया। नितेश के बारे में जानकारी मिली कि प्री से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक उसने अपना नाम नितेश सोनवानी ही लिखवाया, यही नाम बताया। लेकिन जैसे रिजल्ट आउट हुआ, नाम सिर्फ नितेश था, सोनवानी गायब कर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि नियमानुसार किसी भी राज्य की पीएससी में चेयरमैन या ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति जो कि परीक्षा के नियंत्रण के काम में लगे हैं, प्रबंधन में लगे हैं, या तो उनके रिश्तेदार एग्जाम नहीं दे सकते या वो उस पद में नहीं रह सकते। लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ नहीं। टामन सिंह सोनवानी को मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त था। खुद वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सेक्रेटरी रह चुके थे। 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक वो टामन सिंह सोनवानी थे। जब नई नई सरकार बनी थी और नई नई पॉलिसी बन रही थी तो टामन सिंह सोनवानी न केवल भूपेश बघेल के बेहद खासम खास थे, बल्कि कई मामलों में राजदार भी थे, जो कि आज की तारीख तक बीते 10 महीने से जेल में हैं। इस मामले में भी कांग्रेस की ओर से कोई सफाई नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। आज कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी देश में जिस जैन जी आंदोलन की बात कर रहे हैं, वहां गहराई से समझना होगा कि 13 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक के युवाओं को वो सड़कों में उतरकर आंदोलन करने का आह्वान कर रहे हैं। वही जैन जी भूपेश बघेल की कुर्सी हिलाने में बेहद कामयाब इसलिए रहा क्योंकि सीजीपीएससी जैसे अन्य मामलों का भी पर्दाफाश हो चुका था। जब लगातार घपले घोटाले सामने आने लगे तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर का घेराव किया था। तब उस आंदोलन को भी ऐसे युवाओं का साथ मिला जो कि न तो राजनीति से जुड़े थे और न ही किसी दल से उनका संबंध था, जिनका आक्रोश सिस्टम के विरुद्ध था। आप सोचिए, हमारे सिस्टम में अभी भी कुछ बेईमान किस्म के लोग बैठे हैं जो गलत तरीके से बड़े बड़े पदों में आ गए हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है। ऐसा ही एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। 2019 में असम सिविल सेवा में सेलेक्ट होकर एक लड़की ने तहलका मचा दिया था, जो फिलहाल अब जेल में है। आसाम पुलिस ने कामरूप जिले की गौरीमरी में तैनात सर्किल ऑफिसर नुपुर बोरा को गिरफ्तार किया है। छापा मारने वाली टीम ने जब उस
उसके ठिकाने पर दबिश दी तो वो बहुत हैरान हो गई, क्योंकि उसके गुवाहाटी स्थित मकान में 92 लाख रुपए नगद मिले और 1 करोड़ से ज़्यादा के गहने बरामद हुए। इतना ही नहीं, उसने जो बरपेटा में एक आलीशान मकान लिया था, इस मकान से भी 10 लाख रुपए मिले, नकदी मिली। यानी सिर्फ 5 साल की सेवा में कई करोड़ों रुपए बना लेने वाली इस महिला अधिकारी को बोल्ड और होनहार माना जा रहा था। रंगे हाथों पकड़ी गई इस चोरी और घोटाले के बाद आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि नुपुर बोरा ने बरपेटा में सर्किल ऑफिसर रहते हुए हिंदुओं की जमीन संदिग्ध रूप से मुसलमानों को ट्रांसफर कर दी। ऐसा करने के लिए उसने मोटी रकम ली। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्व विभाग में खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में भ्रष्टाचार किया गया, जिस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बेईमानी और लालच इंसान की बुद्धि को किस तरह से कुंद कर देता है, ये मैंने छोटा सा उदाहरण बताया। साथ ही हमें समझना होगा कि हमारे सिस्टम में जब गलत लोग चुने जाएंगे तो जाहिर तौर पर इसका सीधा असर देश और समाज पर होगा। इसलिए हमारा मानना है राजनीति में भी अच्छे लोग आए जिससे समाज का भला हो। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते। तो आज का अंक कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुमूल्य है। बहुत जल्दी मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तो आज के अंक के लिए इतना ही। नमस्कार।